आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। महाराष्ट्र में 31 महीने की उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में नजर आ रही है। सियासी हलचल तेज हो गई है। मुंबई से लेकर सूरत और सूरत से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच लगातार अपडेट्स हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि शिंदे की बातचीत हुई है उद्धव ठाकरे से और उन्होंने कहा कि 35 अरकान असेंबली उनके राब्ते में है। और एकनाथ शिंदे ने जो अहम बात कही, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से शिवसेना का इत्तेहाद हो जाए तो यह सरकार बच सकती है। हालांकि एनसीपी की बात करें, शरद पवार की बात करें और कांग्रेस की बात करें, इन्होंने एक तरह से नकार दिया है कि सरकार को किसी तरह का कोई खतरा है। लेकिन जिस तरह से मीटिंगों का दौर चल रहा है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में लग रहा है कि उद्धव सरकार खतरे में है। और इसके अलावा महाविकास अघाड़ी जो सरकार है वो एक तरह से महफूज नहीं है। इसी पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को हम समझने की कोशिश करेंगे। डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। अंसार बेग साहब जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, डिबेट पे मौजूद हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है और नेशनल सेक्रेटरी हैं एनसीपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। प्रेम कुमार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और संजना घाड़ी जो कि शिवसेना के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले संजना घाड़ी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि अपनों ने ही एक तरह से पीठ पर वार किया है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे सूरत चले जाते हैं और वहां पर कई शिवसेना के जो एमएलएज हैं उनके साथ मौजूद हैं, तो अपनों ने ही एक तरह से शिवसेना के साथ दगा किया है। जैसे आज सुबह हमें ये न्यूज चैनल पे सुनाई दी जी, और जो चीज हुई है वो मतलब जो भी कुछ हुआ है सुबह से जो कुछ हो रहा है, ये शिवसेना के भी इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में कहीं पे बहुत बड़ी बात हुई है। और एकनाथ शिंदे जी ये हमारे शिवसेना के ज्येष्ठ नेता थे, हमारे आदर्श थे जी। अभी आई उनकी धर्मवीर मूवी में भी हम लोगों ने उनको और एक तरह से जाना था। तो ऐसे शिवसैनिकों को आज का दिन का ये बहुत बड़ा धक्का बैठा हुआ है कि ये क्या हुआ जी। जो भी चीज थी, शिवसेना एक बहुत बड़ा परिवार है और जिसकी कर्ता है माननीय उद्धव साहब ठाकरे, ये बहुत सामंजस्य वाले व्यक्तिमत्व है। और उनके साथ अगर इस चीज पे विचार विमर्श होता तो जरूर रास्ता निकलता। और कहीं पे अभी भी हमारी अपेक्षा है कि चर्चाएं हो रही है, इससे कोई रास्ता निकल सकता है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं ब्रिज मोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत तजुर्बेकार हैं और बहुत नजदीक से महाराष्ट्र की वहां की जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, उसे आप देखते हैं। क्या जो बात यहां पर संजना घाड़ी जी कह रही हैं कि अभी भी जो सिचुएशन है उसे एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, चीजें अभी एक तरह से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है या बहुत ज्यादा तस्वीर बदली नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता है, क्या आपको लगता है? अबू भाई, मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी महाराष्ट्र की सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। अगर हम उसको ये देखें कि हाउस में किस प्रकार के जो एमएलएज है और उनकी क्या संख्या है, तो उसको हम देखते हैं तो लगता है कि महाराष्ट्र में अभी सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और ये भी हमको देखना होगा कि जिस दिन से सरकार बनी है महाविकास अघाड़ी, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रयास कर रही है कि किसी भी ढंग से ये सरकार सत्ता में ना रहे। ये कोई नई चीज नहीं है, ये मान के चलिए कि ये पहले दिन से चल ही रहा था। लेकिन ये बात भी सच है कि इस बार थोड़ा सा, चूंकि शिवसेना के एक बड़े नेता ने स्वयं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, तो थोड़ा सा चिंता होना वाजिब है। पर यह भी आप मानिए कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय एकनाथ जी, ये लोग लगातार इस शिवसेना को इस महाराष्ट्र में बड़ा करने वाले लोग हैं। इन्होंने ही इसको इस महाराष्ट्र में ताकतवर बनाया है और इन लोगों में एक अपना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, भाईचारा भी है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये पूरा मामला उन लोगों की बातचीत से पूरी तौर से हल हो जाएगा और किसी प्रकार का कोई खतरा
इस अभी वर्तमान सरकार को नहीं है। लेकिन इसमें सबसे देखने वाली जो एक महत्वपूर्ण बात है जी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस देश पे जो लोकतांत्रिक जो सरकारें चुनी जाती है उनको किस प्रकार से अनस्टेबल करने का काम करती है, गिराने का काम करती है, ये इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे पूरे देश को देखना चाहिए और सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, शुचिता की राजनीति की बात करती थी, लेकिन ये जो उनका चेहरा सामने आ रहा है इससे ऐसा लगता है कि ये चाल चरित्र, चेहरे और शुचिता की बात सिर्फ उन्होंने मतदाताओं को धोखा देने के लिए कही थी। इनका भी चरित्र उसी प्रकार नहीं, तो क्या जो क्राइसिस महाराष्ट्र में इसमें भी बीजेपी का हाथ दिख रहा है बृजमोहन जी? जी, मैं इसकी कहना चाहता हूं कि बीजेपी का हाथ अगर ये ना होता तो क्या कारण है कि ये सारे लोग गुजरात गए? क्या कारण है कि सूरत में सरकार की तरफ से वहां पर यह आदेश दिया गया है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए? और अभी खबर तो ये आ रही है कि शायद कुछ लोगों को वहां से माइग्रेट कराकर अहमदाबाद के पास कहीं ले जाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि इन सारे मामलों के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और यही इस लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। बहुत ही जमहूरियत में ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। जो निर्वाचित सरकारें हैं उनको उनके हिसाब से काम करने देना चाहिए। 2 साल बाद अभी महाराष्ट्र में चुनाव होना है। यदि हमारी महाविकास अघाड़ी बेहतर तरीके से काम नहीं करेगी तो जनता उसके हम लोगों को सत्ता से बाहर कर देगी। लेकिन इसका इंतजार किए बगैर निर्वाचित सरकारों को तोड़ने का जो काम है, और इसके पहले भी कई जगह हुआ है। आप देखिए बिहार में महाविकास गठबंधन की सरकार आई थी चुनाव जीत के, और उसको उन्होंने तोड़कर आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बना ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का जो एक वातावरण, राजनीतिक वातावरण की जो दूषित करने का काम कर रही है, जबकि आए इसलिए थे कि हम ना राजनीति में भ्रष्टाचार होने देंगे, ना हम किसी भ्रष्टाचार का हिस्सा बनेंगे, हम शुचिता की राजनीति करेंगे। तो ऐसी बात कहकर ये आज जिस प्रकार से इनका चेहरा सामने आ रहा है, इस पर पूरे देश की जनता को सोचना चाहिए। और मैं सोचता हूं हम सब लोगों को मिलकर इस प्रकार की इनके जो काम करने की शैली है उसकी निंदा भी करना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। अंसार बेग जी, बीजेपी की तरफ शक की नजर से देखा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है महाराष्ट्र में, बीजेपी की देन है। जी नमस्कार साल जी। देखिए सर, इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, हम किसी पे भी उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए हमारे पे उंगली उठाने से पहले कि आपकी तरफ कितनी उंगलियां आ रही हैं। शुरू से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई शायद ऐसी पार्टी होगी जो हम पर इल्जाम न लगाती हो। आप बता दीजिए कोई भी चीज होगी, इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो इसमें हमारा कहाँ से हाथ आ गया, कहाँ सरकार गिराने के लिए आ गई। वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छे लीडर है, तो उनको मालूम है ना हिंदुत्व में गुजरात, क्योंकि शिवसेना के जो बागी जो एमएलएज हैं सब गुजरात में हैं, जिस तरह से बृजमोहन जी कह रहे थे, क्योंकि गुजरात में लोगों ने अपना डेरा डाला, इस वजह से बीजेपी पर एक तरह से शक हो रहा है कि ये पूरा कांड बीजेपी का किया हुआ है। सर लेकिन वो अपनी सुविधा के अनुसार गए होंगे, उन्हें मालूम है, हमारा कहाँ मसला, इनके घर का मसला है। तो ये खुद देखे ना, इसी पे हम पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, हमने क्यों नहीं किया। और हम ये कहेंगे जब से आपकी सरकार आई है 3 साल हो गई, क्या किया है आपने जनता के लिए। आपने हिंदुत्व के मामले की बात करते हैं, शिवसेना हिंदुत्व से अलग हट चुकी है, तो इन्हीं के लोग इनसे नाराज है। इसमें दूसरे पे उंगली कहाँ उठा सकते हैं आप? आपने क्या किया है? आप 5 काम नहीं गिना सकते हैं। मैं आपसे अंसार बेग जी, क्योंकि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है इससे पहले कर्नाटक में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है और कई राज्यों में इससे पहले होता रहा है। तो मैंने क्या कहा सर, ये शायद ही ऐसी कोई पार्टी है हिंदुस्तान की जो भाजपा पे इल्जाम न लगाती हो, जो भाजपा को पानी पी के न कोसती हो। एक पार्टी का आप नाम बता दीजिए, सारे के सारे। तो क्या हम सारे के सारी पार्टी हम पे इल्जाम लगाती है? अब आपके अंदरूनी मामले में भी, इसमें भी हमें दखलंदाजी की जा रही है। कहाँ है हमारा उसमें हाथ? एक जगह बता दीजिए आप, वो रुके हैं अपनी मर्जी से, रुके गए अपनी मर्जी से गए। आप शिवसेना से नाराज है, जब गए ना उनके साथ 35 विधायक है, तो सरकार कहाँ जाएगी? उनका कहना क्या है वो देखे। तो आप हम पे इल्जाम जब लगाए, हमारे किसी नेता ने कहा हो, हमारे किसी नेता का साथ हो, तो आप बताइए। अब आप नहीं, एकनाथ शिंदे का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अगर अलायंस कर लेते हैं तो उद्धव ठाकरे सरकार बच सकती है। तो सर लेकिन वो वही कह रहे हैं ना, हमारा कोई लीडर थोड़ी कह रहा है, वो उनकी मर्जी है, उनको मालूम है। उनको जो देखिए बाला साहब माननीय ठाकरे साहब का ये कहना था कि अगर कभी मुझे विलय करना पड़ा कांग्रेस के अंदर तो मैं उस दिन अपनी दुकान बंद कर दूंगा।
तो ये हिंदुत्व के मामले से हट चुके हैं। तो इनको जो है ना अब अलग चीज है। और माननीय शरद पवार जी कैसे खिलाड़ी हैं वो सबको मालूम है। इनके साथ भी बनाई थी, किसी दिन हमारे साथ भी बना के आए थे। तो ये सियासत का खेल जो चल रहा है ये हमारा नहीं है, ये इनके अंदरूनी मामले हैं। देखिए 3 पहिए की सरकार थी, 1 पहिया निकल गया है, अब ये 2 पहिए से कैसे इनकी सरकार चलेगी, ये चलाएं। चलिए मैं प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त महाराष्ट्र का उसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि खुद शिवसेना का एक बड़ा चेहरा है एकनाथ शिंदे, जो कुछ एमएलए के साथ इस वक्त सूरत में मौजूद हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत चल रही है, इस पूरे सिनेरियो को अब किस तरह से देखना होगा? देखिए उरेरा जी, एक बात तो यह है कि जो महाराष्ट्र में घटना घट रही है उसमें महाविकास आघाड़ी सरकार डीस्टेबल होगी या नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये डीस्टेबल होने जा रही है। तो जब मुझे नहीं लगता तो ये बात बीजेपी को भी अंदर से पता होगी कि डीस्टेबल नहीं होने जा रही है। तब भी ये सारी चीजें गुजरात में आयोजित की जा रही हैं। बीजेपी के नेता मिल रहे हैं उनसे जाकर के, और ये भी खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? मैं इसे इस रूप में देखता हूं। नूपुर शर्मा का विवाद खड़ा हुआ, बीजेपी जब बैकफुट पे गई तो अग्नि योजना लेकर के आई, और अग्नि योजना के खिलाफ में जब पूरा नौजवान सड़क पर खड़ा हो गया तो बेचैनी में कुछ दिख नहीं रहा था। तो एक ऐसा पॉलिटिकल इवेंट कराया जा रहा है जिसके पॉलिटिकल नतीजे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन तत्काल जो गुस्से का गुबार है उसको जरूर ठंडा किया जा सकेगा। ये पूरी नीति और रणनीति है जो दिख रही है। दूसरी बात, अब महाराष्ट्र में आ जाइए। मैं जो कह रहा हूं कि सरकार नहीं गिरेगी, यूं ही नहीं कह रहा। मान लीजिए अभी जो संख्या आप बता रहे हैं कि लगभग 30 लोग जुटे हुए हैं एकनाथ शिंदे जी के पास, तो वो क्या 30 शिवसैनिक हैं? नहीं, उसमें निर्दलीय हैं। तो जब तक आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर के अलग नहीं होते हैं, तब तक आप सदन में आपके वोट जो हैं आपको इससे सदन में से हटाया जा सकता है, आपको वोट के काबिल नहीं रखा जा सकता है, आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है, सारी चीजें हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में जो सदन में बहुमत होगा उसमें भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, महाअघाड़ी के पास में पूरा बहुमत है। तो अभी तक ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि उद्धव सरकार को गिराई जा सके। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती है कि उनके ही पार्टी से उनके ही विधायक दल के नेता आवाज उठा रहे हैं, असंतोष दिखा रहे हैं, तो उसको वो कैसे टैकल करते हैं ये है। लेकिन ये पूरा जो नाटक रचा गया है इसका एकमात्र है कि जनता का जो आक्रोश है उसको हटाने के लिए एक और इवेंट सामने रख दिया गया है। बिल्कुल संजना गाड़ी जी, क्योंकि बीजेपी आपने कहा कि शिवसेना एक परिवार है, उसके अंदर तमाम चीजें चल रही थी। क्या पहले से तमाम चीजों का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हो सकता है और इतने जो एमएलएज हैं वो एक तरह से टूट सकते हैं, बागी हो सकते हैं? बल्कि अभी हम अयोध्या से लौटे जी, तभी वहां पे संजय राउत जी, एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छी तरह से एक मिलजुल कर काम कर रहे थे, और पूरा मान सम्मान वहां पे आदित्य साहब जी के बाद एकनाथ शिंदे जी और संजय राउत साहब को वहां पे दिया जा रहा था। उस पूरे वाकये के 3 दिन के दौरे के हम लोग भागीदार थे, हम लोग खुद आंखों से देख रहे थे वो दौरा। तो इसके बावजूद ऐसी क्या चीज हुई कल का इलेक्शन होने के बाद, वो बहुत सोचने वाली बात है कि और सचमुच इसमें भाजपा की रणनीति, जो छुपी रणनीति कई दिनों से कहीं पे काम कर रही होगी, और उसका कहीं पे असर एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ गए हुए आमदारों के ऊपर हुआ, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग भी जितना एकनाथ शिंदे साहब को जानते हैं, उनकी समझबूझ को जानते हैं, शायद कहीं पे ये रुक जाए और फिर से हम इकट्ठा परिवार बन जाए, यही हम लोग शिवसेना के लोग सोच रहे हैं। क्योंकि शिवसेना में जो आज की चीज हुई हमारे लिए वैसे तो नहीं है, क्योंकि लेकिन बीजेपी के लिए संजना जी आपने कहा कि बीजेपी ढके छुपे कर रही, बीजेपी तो कह रही कि ये सियासत है, अगर मौका मिलेगा तो बीजेपी छोड़ेगी नहीं।
ये भाजपा कर रही है, ये छोटा बच्चा भी आज महाराष्ट्र में बता सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी है, सभी एमएलए है, वो गुजरात में ही उनको वहां पे जाना, गुजरात के होटल में रुकना, वहां की पुलिस ने इस तरह से उनको प्रोटेक्शन देना और बीजेपी के साथ जाने की बात, देखिए कंडीशंस जो भी है, गणेश नाइक रहे, नारायण राणे रहे, राज साहब जी रहे, ये सभी लोग पक्ष छोड़ के गए, फिर भी शिवसेना शिवसैनिकों के दम पे खड़ी रही है हमेशा, वैसे ही आज भी खड़ी रहेगी। सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब इस परिवार का हिस्सा थे और बहुत बड़ा शिवसेना के लिए आधार थे, है और रहेंगे, ऐसे मैं मानती हूँ, और इसलिए उन्होंने वापस आना चाहिए और उद्धव साहब से चर्चा विमर्श करनी चाहिए, और यही निवेदन मैं इस चैनल के माध्यम से भी उनको करना चाहूंगी। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जब जब महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे सरकार को और महाविकास अघाड़ी सरकार को जब जब इसके सामने कोई संकट आता है, कोई परेशानी या दुश्वारी आती है, तो सबकी नजरें सबसे पहले शरद पवार जी की तरफ जाती हैं, और एक बार फिर सब लोग शरद पवार की तरफ देख रहे हैं कि क्या अपना पावर दिखाएंगे शरद पवार जी इस मौके पर। देखिए, आदरणीय शरद पवार साहब ने दिल्ली में आज ही प्रेस को संबोधित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि महाविकास अघाड़ी के जो 3 घटक है, हम तीनों लोगों में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और किसी प्रकार का कोई भी नाइतफाकी नहीं है। जहां तक ये जो मुद्दा है, ये चूंकि मुद्दा शिवसेना के जो सदस्य हैं, शिवसेना के जो नेता हैं, उनके बीच में आया है, तो सबसे पहले आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब इस मामले में पूरी तौर से सक्षम है, वो इस मामले का हल निकाल सकते हैं, तो वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आदरणीय शरद पवार साहब इस महाविकास अघाड़ी सरकार के गाइड फ्रेंड फिलोसोफर के रूप में पहले दिन से काम कर रहे हैं। आज भी उनकी वही भूमिका है और अपनी उस भूमिका में शरद पवार जी कभी भी सकारात्मक राजनीति को समर्थन देने वाले एक राजनेता हैं। वो कभी भी इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास भी है। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सारे लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक साथ हैं और हम सब लोग इस महाविकास अघाड़ी के एक अभिन्न अंग के रूप में काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम काम करेंगे। ये मैं पूरी तौर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को। बिल्कुल। अंसार बेग जी, जिस तरह से शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस कह रही कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी को अगर मौका मिलता है, जिस तरह की अब सिनेरियो बन रहा है, जो सूरत हाल बन रही है, तो क्या इसमें बीजेपी इंटरफेयर नहीं करेगी, मौके का फायदा नहीं उठाएगी बीजेपी? देखिए सर, ये जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, आपके ही लोग पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे हैं। हालांकि जब किसी पार्टी में एक घराने की चलती है, एक परिवार की चलती है या एक आदमी की चलती है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो हो रहा है। कई लोग छोड़ चुके हैं, तो दूसरे पे इल्जाम लगाने से बेहतर ये है कि आप अपनी पार्टी देखिए, अपना घर देखिए। वो बात की चीज है। सियासत में ऊंट किस करवट बैठता है वो सब जानते हैं। मौका जिसको मिलेगा कोई नहीं छोड़ेगा। तो एनसीपी सारा देखिए, इसमें बात ये नहीं है, बात ये भी है सर कुछ कि जितने भी एनसीपी के एमएलए हैं उनको फंड पहले मिलता है, ना कांग्रेस को मिल रहा है न शिवसेना को मिल रहा है। इन्होंने कोई विकास के काम भी नहीं किए। सारी शुरुआत यहीं से हो रही है, काफी दिनों से अंदर ही अंदर चल रही है। जब कहीं तक कोई कहते ना, जब घड़ा भर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो उछलेगा। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपके घर के घड़े जो है वो भर चुके हैं, वो फूटने वाले हैं। जब आप किसी के सुनोगे नहीं, सीएम साहब किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि सीएम साहब को जो चला रहे हैं वो शरद पवार जी चला रहे हैं। तो जब अपने लोगों की नहीं सुन रहे तो दूसरी जनता की क्या सुनेंगे? तो कहीं ना कहीं ये बृजमोहन जी इसका जवाब दे रहे हैं, क्या वाकई में बृजमोहन जी महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? नहीं, मैं अंसार भाई की पूरी तौर से असहमत हूँ और महाविकास अघाड़ी में बहुत अच्छे सामंजस्य। यही देखिए कि 3 साल का जो दौर है, इस दौर में आप देखिए कि लगातार हमारी सरकार ने वो सारे काम किए हैं जो जनता के हित के लिए जरूरी है। जहां भी मुद्दा आया है वहां पे हमारी सरकार ने आम आदमी की समस्या को दूर करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। मैं 5 काम गिना सकता हूँ। सबसे पहले काम ये है कि महाराष्ट्र में आप आज तक लोकल ट्रेन जो है वो आप उसको सामान्य लोगों के लिए नहीं कर पाए कोरोना के बाद, जबकि नहीं है। क्या काम किया आपने? गिरा दीजिए आप 5 काम। देखिए, आप ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये पूरा की पूरा मामला जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो भारत सरकार की होती है। ये भी भारत सरकार का हिस्सा है। आपने जिम्मेदारी ली है। गलत ना कहे आप जानकारी करें पहले। आपके सरकार के हाथ में है, ये केंद्र के हाथ में नहीं है।
मैंने आपसे कहा ना, ये आप जानकारी कर लेना, आप जानकारी कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को देखा होता तो आपके प्रश्न मुझसे नहीं करते। देखिए, आपके एमएलए आपकी सरकार से पूछ रही है, जनता पूछ रही है, तो क्या होगा इस सरकार का? अंसार साहब, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने क्यों नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने बेहतर तरीके से कोविड के दौर में महाराष्ट्र सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढा है, जिस प्रकार से उन्होंने मरीजों को सुविधाएं दी हैं, ये पूरे देश के लिए एक मॉडल है। और इसी के ऊपर खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, इसकी चर्चा विदेशों में भी हुई और विदेशों से कई लोगों ने इस प्रकार की जानकारी ली कि आखिर वहां पर कोविड का मैनेजमेंट कैसे हुआ। आप जानते हैं इस बात को कि मुंबई में प्रतिदिन, अंसार भाई एक मिनट मेरी, अंसार भाई मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। मुंबई जैसे शहर में प्रतिदिन 60 से 65,000 मरीज प्रतिदिन एडमिट हो रहे थे और एक मरीज जब एडमिट होता था तो उसको 10 से 12 दिन अस्पताल में रखना होता था। लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसको बिस्तर ना मिला हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसको ऑक्सीजन ना मिली हो। जिसको जो चाहिए था वो उसको दिया गया था, इसलिए हो पाया था। ठीक है कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि अब जिस तरह से जो नई बीमारी अब एक तरह से पैदा हुई है महाराष्ट्र सरकार में, या जो मसला पैदा हुआ, इसका हल आखिर अब कैसे निकलेगा? मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, कितना बड़ा खतरा है? आपने कहा कि सरकार तो शायद इतनी आसानी से नहीं गिरेगी, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है? एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि 30 से 35 जो एमएलएज हैं वो उनके राब्ते में है, तो ये खतरा कितना बड़ा है सरकार के लिए? देखिए उदय जी, अगर 35 एमएलए साथ हैं तब तो वाकई खतरा है जी। 35 अपने आप में इतना बड़ा संख्या, इतनी बड़ी संख्या है कि सरकार की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर इतनी संख्या है तो ये चोरी छिपे जाके सूरत में बैठने की जरूरत नहीं है। तब तो फिर आप आइए, खड़ा होइए, सरकार गिरा दीजिए। लेकिन इतनी संख्या अगर वास्तव में पास में होती तो ये संख्या वास्तव में पास में नहीं है। बहुत तरह के अफवाह का भी सहारा लिया जा रहा है। अभी तो खबर चल रही कि कांग्रेस के भी 15 एमएलए टूट रहे हैं। अभी मैं एक ऐसे चैनल में बैठा था जो थोड़ा तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल है, उसने तो दावा किया कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मिलने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे से, अमित शाह जी की भी मुलाकात होने जा रही है एकनाथ जी से। तो मेरा कहना था कि अगर एकनाथ जी से अमित शाह और नड्डा जी मिलने जा रहे हैं तब तो हम मान लेते हैं कि पूरी तैयारी हो गई। 35 क्या हो सकता, 45 भी एमएलए हो गए होंगे तब, क्योंकि अब पहली जैसी बात नहीं है कि नाक कटाने फिर से बीजेपी पहुंच जाएगी और शपथ ग्रहण हो जाएगा और सरकार नहीं बनेगी। अब तो फूक फूक के बीजेपी कदम रखेगी। बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। अगर सच्चाई है, वास्तव में संख्या है, तो सामने आना चाहिए। ये छुप करके गुजरात में ये जो पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, या जो किया जा रहा है सरकार को डीस्टेबल करने का प्रयास, मैंने ये कहा कि संख्या नहीं है। ये सब कुछ जो है अग्निपथ योजना से ध्यान भटकाने के लिए, नौजवानों के गुस्सा से बचने के लिए एक बड़ा चलचित्र। अंसार बेग जी, क्या वाकई में अग्निपथ पे नौजवानों का जो गुस्सा है महज उसे छुपाने के लिए, उस पर एक तरह से पर्दा डालने के लिए तमाम नाटक किया जा रहा है महाराष्ट्र में? देखिए सर, शायद ही जितनी भी योजनाएं आई हैं कोई ऐसी बता दीजिए जो इन लोगों ने विरोध न किया हो। आप बताइए, कुछ भी लेके आएंगे, इनका काम सिर्फ विरोध करने का है, सहयोग करने का नहीं है। विपक्ष का काम भी सहयोग करने का होता है। क्या गलत है आप बताइए, उसको देखिए ना। तो यही बात तो किसान कानून में भी आप लोग यही बात कर रहे थे, इसमें क्या गलत है? आखिर में सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। गलत बता सकता हूँ हुरैरा जी, एक लाइन में गलत बता सकता हूँ कि जब युवा बनाना है अपने सैनिक को, तो फिर 3 युवाओं को बाहर क्यों कर रहे हैं? एक ही युवा को बाहर कर देंगे। हर घर का बच्चा जवान होना चाहिए, हर घर का बच्चा भर्ती होना चाहिए, हर एक घर से हर आदमी जवान होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं है। हमसे अच्छा जवान नहीं है हमारे देश के बराबर। चारों को लीजिए ना। ठीक है, देखिए
उल्टा समझा रहे हैं। ठीक है देखिए अग्निपथ का मामला अलग है और जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं इसमें भी एक बहुत बड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि अभी एक तरह से शुरुआत है और ये तस्वीर आने वाले दिनों में एक तरह से साफ हो जाएगी कि गुजरात के सूरत से जो सियासत शुरू हुई है उसके पीछे दर हकीकत सच्चाई क्या है या हकीकत उसके पीछे क्या है, ये तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी और ये देखना बहुत अहम होगा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है ये स्टेबल हो पाती है या नहीं, या ये किसी तरह से महफूज रह पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। अंसार बेग साहब, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रेम कुमार साहब और संजना घाड़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।